वर्जिनिटी क्यों ये वर्ड आता ही हाँ, क्यों है? क्यों? वाई वाई किसकी वर्जिनिटी? बट मेल और फीमेल? ऑलवेज फीमेल। ऑलवेज फीमेल, वाई मेल की नहीं, कभी नहीं वाई होता। फाइंड आंसर। आज भी पीरियड्स के बारे में खुल के बात करना बहुत सारी जगह पे एक टैबू माना जाता है। सेक्स के बारे में, सेक्स को एक बहुत ही प्राइवेट मैटर माना जाता है। सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो बिहाइंड द डोर्स डिस्कस होती है। ठीक है, अभी तक बच्चे जो है, पेरेंट्स बच्चों के साथ खुल के सेक्स के बारे में बात करते हुए डरते हैं। बच्चे सेक्स एजुकेशन कहाँ से ले रहे हैं? बच्चे सेक्स एजुकेशन आधी अधूरी ले रहे हैं, सोशल मीडिया से ले रहे, यूट्यूब से ले रहे, अपने फ्रेंड से ले रहे। तो दैट सेक्स एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट। ओके, जैसे आप बैक्टीरिया की बात की है, तो बैक्टीरिया के बारे में एक ऐसा है कि जो दही में बैक्टीरिया होते हैं वही वजाइना में होते हैं। सच है ये बात? क्या लड़कों को भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? अबॉर्शन के बारे में ऐसा भी है कि ये आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है। और फीमेल्स के साथ सबसे बड़ी ये होती है प्रॉब्लम कि फीमेल्स ईजली ऑर्गेज़म फीमेल को नहीं रीच होता। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेल पार्टनर को ऑर्गेज़म हो जाता है बट फीमेल इज़ लेफ्ट देयर। तो जो सेक्स है, अगर हम सेक्स हेल्थ की बात करें तो इट इज़ मोर ऑफ अ मेंटल हेल्थ। क्या पीसीओडी में माँ बनना नामुमकिन है? आज हमारे साथ है एक गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम इनसे वो सब सवाल करने वाले हैं जो आप सभी शायद गूगल करते होंगे। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। सो मैम, सवाल करने से पहले मेरा एक आपसे एक छोटा सा सवाल है, मतलब छोटी सी बात है कि इंडिया कहाँ तक पहुँच गया आज आज के टाइम में। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पर भी लोग लाइक जैसे सेक्स एजुकेशन और पीरियड्स, प्रेगनेंसी, इन सब के बारे में बात करने से पहले हेजिटेट करते हैं। देखिए, इंडिया कहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन सेक्स एजुकेशन और पीरियड्स के बारे में बात करने पे, इस पे बहुत सारा हमारे रोल है, कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है? आज भी पीरियड्स के बारे में खुल के बात करना बहुत सारी जगह पे एक टैबू माना जाता है। सेक्स के बारे में, सेक्स को एक बहुत ही प्राइवेट मैटर माना जाता है। सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो बिहाइंड द डोर्स डिस्कस होती है। हालाँकि अगर हम इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर देखा जाए, तो हमारी हिस्ट्री और कल्चर में अगर आप कोणार्क सन टेम्पल देखें, ठीक है? तो कामा सूत्र जो है इंडिया में लिखा गया है, लेकिन ये चीज़ें हमेशा दबी रही हैं, ठीक है? क्योंकि सोशल प्रेशर ऐसा होता है और प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में हमने सेक्स एजुकेशन को अभी तक ऐड नहीं किया है। ठीक है, अभी तक बच्चे जो है, पेरेंट्स बच्चों के साथ खुल के सेक्स के बारे में बात करते हुए डरते हैं। बच्चे सेक्स एजुकेशन कहाँ से ले रहे हैं? बच्चे सेक्स एजुकेशन आधी अधूरी ले रहे हैं, सोशल मीडिया से ले रहे, यूट्यूब से ले रहे, अपने फ्रेंड से ले रहे। तो दैट सेक्स एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट। तो उसकी वजह से उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो सेक्स के प्रति उनकी थॉट्स होनी चाहिए, वो पूरी डेवलप नहीं है, जिस वजह से बच्चों में शाइनेस, हिंड्रेंस या बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आगे चल के आते हैं। रही बात पीरियड्स की, तो आप देखिए ना, आज भी लड़कियों को पीरियड्स को एक टैबू बना के, मतलब लड़कियों को इम्प्योर माना जाता है जब उनके पीरियड्स आते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द किचन, दे आर नॉट अलाउड टू touch certain things, they are not allowed to go to temples. Why? अगर हम इसको लॉजिकली सोचें तो ये एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक वो था, क्योंकि इन 3-4 दिनों में फीमेल वीक होती है, उसकी बॉडी ब्लीड कर रही है, शी इज़ वीक। तो पुराने टाइम पे घरों में फीमेल जब काम करती थी तो शी वाज गिवन रेस्ट फॉर दीज 3 डेज। वो कोई डर नहीं था कि मंदिर जाने से भगवान नाराज होंगे या किचन में खाना बनाने से खाना दूषित हो जाएगा या इम्प्योर हो जाएगा। दैट वाज बिकॉज फीमेल नीडेड रेस्ट, हर बॉडी नीडेड रेस्ट। जैसे अभी भी कई जगह लीव शुरू हुई है, पीरियड्स में लीव देते हैं, इवन वी गिव लीव टू आवर स्टाफ। जब वो व्हेन दे आर हैविंग पीरियड्स, वी नो दैट दे नीड अ ब्रेक, दे टेक अ ब्रेक। ठीक है, तो इट इज नॉट अ टैबू। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो अभी टाइम चल रहा है, रूरल एरियाज में अभी भी
बहुत है कि वी कांट टॉक अबाउट इट ओपनली, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज हैं जो सामने आ रहे हैं, सेक्स एड एजुकेशन की तरह हो गया, फिर पीरियड्स के लिए जो सामने आ रहे हैं, है ना, पीरियड इट इज़ नॉट द एंड ऑफ स्टोरी। हम्म। ठीक है, ऐसे जो हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो सामने आ रहे हैं, जिसके थ्रू हम यूथ को या अपने जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है उनको हम एडुकेट कर रहे हैं और उनको हम सिखा रहे हैं कि दिस इज़ द नॉर्मल थिंग। और जैसे आपने अभी एजुकेशन के बारे में बोला था, तो जैसे हमारे स्कूल टाइम में अगर हमारी बात करूं, तो हमारे स्कूल टाइम में जब लाइक 10th में या जब भी ये चैप्टर्स आते हैं, तो या तो इनको स्किप कर देते हैं या फिर इनको इतना शॉर्ट में पढ़ाते हैं कि मतलब एक दिन में चैप्टर खत्म। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है सबके करिकुलम में 10th क्लास तक होता है हम्म। चैप्टर, लेकिन वो चैप्टर के टाइम पे क्लास में अलग सा सन्नाटा होता है। हाँ। टीचर्स भी हेजिटेट करते हैं खुद के बताने को, और बच्चे भी आपस में खुसर फुसर शुरू होती थी। तो दैट नीड टू बी स्टॉप्ड। वहीं से ही बच्चों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एजुकेशन ज़रूरी है। नहीं तो फिर देखिए, अगर एजुकेशन आधी अधूरी होगी, बच्चों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है गलत तरह से उसको यूज़ करते हैं, गलत तरह से उसके थ्रू जाते हैं, जिस वजह से उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है। और फिर नॉलेज भी पूरी नहीं मिल पाती। बिल्कुल, और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम शादी के बाद भी आती है। हम्म। कुछ तरह के डर बैठ जाते हैं क्योंकि पहले से बच्चों को पता ही नहीं होता। तो शादी के बाद भी जो है, जो एक कोर्टशिप होनी चाहिए, जो एक दूसरे के कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसमें हेजिटेंसी होती है। हम्म। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि आज भी इंडिया में 10 में से 7 फीमेल चाहती है कि जो उनकी गायनेकोलॉजिस्ट है वो फीमेल होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मेल होना चाहिए या फिर फीमेल होना चाहिए? देखिए, डॉक्टर डॉक्टर होता है, हाँ। ठीक है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। मेल गायनेकोलॉजिस्ट या फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट दोनों ही सेम पैशन से, सेम डेडिकेशन से एक पेशेंट को देखते हैं। और जो मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कलीग्स ऐसे हैं जो मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मैंने उनमें सेम पैशन, सेम डेडिकेशन और सेम टेंडरनेस, अ फीमेल शुड बी हैंडल्ड टेंडरली, तो सेम वो पैशन देखा है। बट हाँ, क्योंकि एक फीमेल ज़्यादा कंफर्टेबल होती है फीमेल के साथ, जितना वो खुल के, वही बात आ गई कि हमारी जो है, हमारी शुरू से ट्यूनिंग ऐसी हुई है हम्म। ना, हमारी जो है शुरू से हमने सीखा ही ये है, घर से खुल ही के, मतलब हाँ। वही। तो जो एक फीमेल खुल के एक फीमेल डॉक्टर के साथ अपनी प्राइवेसी में डिस्कस कर सकती है, वो कई बार वो मेल डॉक्टर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होती। बट स्टिल आई विल टेल यू, डाउन साउथ या मैं उड़ीसा में थी, आई वाज इन कटक, वहाँ पे मेल गायनेकोलॉजिस्ट ज़्यादा थे बशर्ते फीमेल्स के, है ना। हमारे डिपार्टमेंट में वी वर हैविंग एचओडी मेल्स, आई वाज हैविंग प्रोफेसर्स मेल्स, सो पीपल वर कंफर्टेबल विद देम। नॉर्थ में थोड़ा-सा ये ट्रेंड अपने कम है, नॉर्थ में फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट का ज़्यादा है। और वही बात है कि फीमेल्स आर शाय, सो उनको एक प्राइवेसी और एक तरह से फैमिली भी कंफर्टेबल रहती है, हम्म। क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके सिर्फ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते, आपको एग्जामिनेशन कराना है, आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। तो कई बार वो कंफर्ट लेवल एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ज़्यादा बेहतर महसूस करती है। अदरवाइज वही मैंने बताया, डॉक्टर इज डॉक्टर, तो जब आप डॉक्टर के पास चले ही गए, तो उसकी नॉलेज, उसके टैलेंट, है ना, हाउ ही और शी टॉक्स टू यू, हाउ ही और शी सॉल्व्स योर प्रॉब्लम, उसकी तरफ देखे, ना कि बायस हों कि ये फीमेल है मेल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे गर्ल्स में आजकल देखा जा रहा है कि पीरियड्स जो है अर्ली एज में शुरू हो जा रहे हैं, तो इसका क्या रीजन है? देखिए, अर्ली एज में पीरियड्स अभी, क्योंकि काफ़ी केसेस हमारे पास आ रहे हैं, कई बच्चियों को 9 to 10 ईयर्स में पीरियड्स हम्म। हो रहे हैं, 11 ईयर्स में पीरियड हो रहे हैं। अभी भी 66%, जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है उसके अकॉर्डिंगली 66% ऑफ जो मेंस्ट्रुएशन है, एज ग्रुप जो है इंडिया में, वो है 13 to 14 ईयर्स, एवरेज इज 13.5 ईयर्स हम्म। जो एज ग्रुप है। बट अब कुछ टाइम से जो पीरियड्स की एज है, मिनार्की की एज है, वो अर्ली हो रही है। दैट इज़ ड्यू टू स्ट्रेस, दैट इज़ ड्यू टू लाइफस्टाइल, दैट इज़ ड्यू टू दिस सोशल मीडिया यूज़। बच्चे जो हैं खास करके अर्बन एरिया में, खास करके अर्बन एरिया में बच्चे इतने एक्टिव नहीं हैं फिजिकली, सारा दिन दे आर सिटिंग विद द मोबाइल्स और हम्म। टीवीज। फिर जंक फूड,
ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पॉल्यूशन, रेडिएशंस, सोशल मीडिया ओवर एक्सपोज, ठीक है, तो ये सारे वजह है जिनके कारण कि पीरियड्स थोड़ा सा जल्दी हो रहे हैं। एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है कि हर डिकेड में, हर 10 साल में 1 महीना कम हो रहा है पीरियड का। 1 महीना कैसे? 1 महीना अर्ली हो रहा है, एवरी 10 ईयर्स, हाँ। एवरी डिकेड 1 मंथ अर्लियर जा रहा है ओके। फीमेल्स का जो मिनार्की है। ओके। और एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास हमें किस सोच के साथ जाना चाहिए और कब जाना चाहिए? और कब जाना चाहिए उसका रीज़न तो शायद मुझे एक ये भी लग रहा है कि आजकल ये जो अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं इसकी ये भी एक रीज़न हो सकता है उसका। तो आप हमें ये बताइए कि कब जाना चाहिए और किस मेंटालिटी के साथ जाना चाहिए? देखिए, गायनेकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये हुँ। एक सब्जेक्ट है जिसमें स्पेशलाइजेशन होती है। एक पीडियाट्रिक्स ऐसा है और एक गायनेकोलॉजी ऐसी है। तो ये सब्जेक्ट है जो कि इटसेल्फ एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, तो इसके इतने सारे रीजंस हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने का। उसमें हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, पीरियड का डिसऑर्डर अगर वो है तो जाना चाहिए, वाइट डिस्चार्ज है, नीचे पेन होता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं हो रहा है, या आपको कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी शादी हो गई लेकिन आप सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, प्रेगनेंसी में एज एन ऑब्स्टिशियन गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टिशियन के पास जाना चाहिए प्रेग्नेंट फीमेल को। तो ये एक बहुत ब्रॉड वो क्वेश्चन है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट को जाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर हम इनको ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे तो कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, अब नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल हुँ। इन्फेक्शंस, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए, या प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं लग रही, ठीक है, या आपको कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारे कुछ एक कारण है जिसमें कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। ओके। और आज के टाइम पे प्रेगनेंसी इतना बड़ा इश्यू क्यों बनती जा रही है? क्या प्रेगनेंसी इतना डिफ़िकल्ट है? प्रेगनेंसी इतनी डिफिकल्ट नहीं है अगर वो राइट टाइम पे हो तो। आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो है स्ट्रेस, ठीक है, आपके टारगेट्स हैं, करियर को लेकर हुँ। टारगेट्स हैं, ठीक है, शादी लेट हो रही है, मैरिजेस पहले के टाइम पे क्या था, अर्ली मैरिजेस होती थी, ईज़िली बच्चे हो जाते थे, तो फैमिली राइट टाइम कंप्लीट हो। क्या है? देखिए, 25 टू 35 ईयर्स का जो विंडो होता है ये एक फर्टाइल विंडो होता है, और हम मानते हैं कि पहला बच्चा जो है 30 साल तक हो जाना चाहिए, पहला। और सेकंड बच्चा जो है 35 से पहले हो जाना चाहिए। 35 के बाद फीमेल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होती जाती है, उसकी अंडा बनने की क्षमता, ओवेरियन रिजर्व वो कम होता जाता है। तो मेनली रीज़न यही है। स्ट्रेस हो गया, हुँ। लाइफस्टाइल हो गया, हुँ, हुँ। ठीक है, आपके करियर टारगेट्स हैं वो हो बट गए। आजकल के टाइम में ये चीज़ तो बढ़ती जा रही है ना कि शादी वगैरह सब लेट ही हो रही है क्योंकि सब पहले फ़ोकस इसी पे कर रहे हैं, सब अपना करियर पहले एस्टेब्लिश कर ले, उसके बाद में ही सेटल होना चाहते हैं। हम्म। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन बहुत सारे केसेस में हो रहा है, साइड बैंकिंग हो रही है, आप साइड अपने पहले से ही एग जो है हुँ, हुँ। रिजर्व करवा लेते हैं, ठीक है, ओसाइट बैंकिंग या एग प्रिजर्व वाली टेक्निक है जिससे कि जो फीमेल्स अभी बच्चा नहीं चाहती, बाद में बच्चा चाहती हुँ, हैं, हुँ। तो उनके इंडक्शन करके एग्स वो अपने प्रिजर्व करवा लेती है, फ्रीज करा लेती है, उसको हम एग फ्रीजिंग कहते हैं या ओके। ओसाइट फ्रीजिंग कहते हैं। हाँ। तो वो फ्रीज करवा लेती हैं, सपोज अ फीमेल शी इज एट द एज ऑफ 32 बट शी डजंट वांट टू हैव किड्स फॉर नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स, या उनकी शादी भी नहीं हुई, हुँ, हुँ। तो अपने एग फ्रीजिंग करवा सकती है, oocyte फ्रीजिंग करवा सकती है, और जब भी फ्यूचर में उनको बच्चा चाहिए तो वो एग्स वो यूज़ कर सकती हैं, शादी के बाद हस्बैंड के सीमन के साथ वो एग्स यूज़ करके आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट हो सकती अच्छा ऐसा भी होता है। ओके। और ये तो हो गया ठीक है प्रेगनेंसी है ना। अब इनफर्टिलिटी आजकल जैसा मैंने बोला कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है ना, तो इनफर्टिलिटी के मेन कॉज़ेज़ क्या है? है। देखिए, सबसे मेन बड़ा कॉज है स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सेकंड, अभी जो वर्क प्रोफाइल है, हस्बैंड वाइफ कितना साथ रहते हैं, हस्बैंड दूर रहता है, वाइफ दूर रहती हुँ। है, उनमें आपस में रिलेशन कैसा है, ठीक है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर अगर देखा जाए, पैथोलॉजिकली देखा जाए, तो पैथोलॉजिकली अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है या एग नहीं बन रहा,
ठीक है, एग अच्छा नहीं बन रहा, या यूट्रस में कोई अबनॉर्मेलिटी है, यूट्रिन एनोमलीज हैं, या एंडोमेट्रियम थिन है, ठीक है, या सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है, या मेल फैक्टर्स आ जाते हैं। मेल फैक्टर्स में स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी अच्छी नहीं है, अबनॉर्मल स्पर्म्स हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर, एक तो होते सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरे आगे पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल को हम दो चीज़ों में ले लेते हैं, फीमेल फैक्टर और मेल फैक्टर। फीमेल फैक्टर में हमने ले लिया फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक है, ठीक है, या फिर ओवरी से एग नहीं बन रहा, या फिर जो है एंडोमेट्रियम, जहाँ जाके प्रेगनेंसी लगनी है, भ्रूण ने इम्प्लांट होना है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या वहाँ पे अबनॉर्मेलिटी है, वहाँ एनॉमली है, यूट्राइन एनॉमली है, उस कारण। और कुछ एक कॉजेज होते हैं अनएक्सप्लेन्ड, कि सब कुछ सही है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं लग रही। और साथ में कुछ एक हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन और थायराइड, ये भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में रोल प्ले करते हैं। फिर आ जाते हैं मेल फैक्टर्स। मेल फैक्टर्स में अगर स्पर्म 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 कम है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी अच्छी नहीं है, अब नॉर्मल स्पर्म्स हैं, तो ये सब। फिर अपना लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग, इसका ओवर यूज, ये भी पॉल्यूशन। फर्टिलिटी को कम करता है, रेडिएशन एक्सपोजर्स, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही हैं। ओके। और जैसे आजकल का जिस तरह का बिजी शेड्यूल है, सबका लाइफ स्टाइल है ना, कुछ तो उस वजह से लाइक बेबी करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, और एक है दूसरा रीजन ये भी हो सकता है किसी को अपनी बॉडी खराब नहीं करनी, सबकी मेंटलिटी अलग है। तो और कौन कौन से तरीके हैं प्रेग्नेंट होने के, मतलब बेबी करने के? देखिए, बॉडी खराब हो रही है, दैट मीन्स आप प्रेगनेंसी नहीं लेना चाहते, हम्म। ठीक है, लेकिन बेबी चाहिए। लेकिन बेबी चाहिए, हम्म। ठीक है। तो और अपने एग से, अपने हम्म। जेनेटिक मटेरियल से आपको बेबी चाहिए, तो उसके लिए सरोगेसी होती है। लेकिन सरोगेसी इतना इजी जॉब नहीं है। जो हमारा लेटेस्ट एआरटी बिल आया है, उसके तहत सरोगेसी के लिए बहुत ही लीगल वे में जाना पड़ता है, और उसके लिए स्पेशल इंडिकेशंस हो सकती हैं। ऐसे हर कोई उठ के सरोगेसी नहीं ले सकता है। सरोगेसी का प्रोसेस कैसे होता है? सरोगेसी का प्रोसेस ऐसे होता है कि एक सरोगेट जो है, वो लीगली जाके आप लीगल परमिशन ली जाती है। हम्म। अभी पहले की तरह नहीं रहा, अभी पेपर्स बनते, लीगल पेपर्स बनते, उसके बाद लीगल परमिशन ली जाती है। हम्म। जो सरोगेट हायर करते हैं आप, जब मदर, जो फीमेल है, जो मदर बनना चाहती हम्म। है, उसका एग और उनके जो पार्टनर हैं उनका स्पर्म, उनसे जो है, जैसे आईवीएफ होता है, आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके, हम्म। वहाँ से एम्ब्रियो तैयार किया जाता है और वो सरोगेट की वूम में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट सच एन ईजी जॉब नाउ यानी डेज। कि सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो लाइक मदर एंड फादर का, मतलब वो जो भी एग है जो आप बता रहे हो आईवीएफ करके, फिर वो किसी थर्ड पर्सन के। वूम में रखा जाता है, ओके। दैट इज सरोगेट। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते? इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट वही बात है कि एक बहुत ही लंबा लीगल प्रोसीजर है। और पहले इंडिया में सरोगेसी खूब हो रही थी, लेकिन अब जब से एआरटी बिल आया है, हम्म। तो सरोगेसी को काफ़ी इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करनी चाहिए, और प्रॉपर लीगलाइज चैनल से ही, और जो सेंटर्स रिकॉग्नाइज्ड है वहीं से सरोगेसी होनी चाहिए। और फिर सरोगेसी में फिर उसके अंदर गुण किसके होते हैं, मदर एंड फादर की या फिर जिस? जिसका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल किसका, जहाँ से एग आया और जहाँ हाँ। से स्पर्म आया। तो जब मदर और फादर का एग और स्पर्म है, हाँ। तो जेनेटिक मटेरियल से तो गुण आएंगे। बट वो अभी तो क्या बोलते हैं आप, वूम। वूम्ब, हाँ, वो तो किसी और का है ना, तो उस उनके भी तो कुछ तो गुण आएंगे ना उनके अंदर। नहीं, नहीं, जो भी है, आपके आईज का कलर है, हाँ। आपके फेस का कलर है, जो भी चीज़ें हैं, ये सब जेनेटिकली इन्फ्लुएंस होती है, और ये डिपेंड, ये सब क्रोमोसोमली लिंक्ड है। और ये एग और स्पर्म, उनके जेनेटिक, जो हम्म। मदर का एग है और जिस फादर का स्पर्म है, उन पे डिपेंड। ओके मैम, सरोगेसी आपने एक ऑप्शन बता दिया है ना, और आईवीएफ है ना, इनके अलावा और कुछ तरीका है? भाई, अगर फीमेल बिल्कुल अपनी बॉडी, खुद प्रेगनेंसी नहीं लेना चाहती हैं, हम्म। तो और सरोगेसी के अलावा अडॉप्शन करो। फिर वो तो लास्ट ऑप्शन है। एंड ट्विंस कैसे होते हैं, ये प्लान करने पड़ते हैं या फिर इत्तेफाक से हो जाते हैं? ये इत्तेफाक से हो जाता है। इत्तेफाक से होते हैं। और फिर ऐसे कभी कभी टू बॉय टू गर्ल, और कभी वन बॉय वन गर्ल, ये कैसे होता है?
देखिए ट्विन्स मेनली ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो 2 तरह के होते हैं। हम्म। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स और मोनोज़ाइगोटिक ट्विन्स। एक होते हैं डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स जिसको हम फ्रेटर्नल ट्विन्स कहते हैं। अब मोनोज़ाइगोटिक ट्विन्स या आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होता है? एक एग है जो एक स्पर्म से फर्टिलाइज़ हुआ और फर्टिलाइज़्ड एग जो है उसकी बाद में डिवीज़न हो गई तो वो 2 हिस्सों में हो गया। अच्छा, तो उनका फर्टिलाइज होने के बाद। यस डिवीजन हुई। ओके। तो वो 2 हिस्सों में हो गया, उससे ट्विन्स बन गए। हम्म। उसका जेनेटिक मटेरियल सेम है और वो सेम सेक्स के होंगे। हम्म। ठीक है, दीज आर मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विन्स जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग का डिवीजन हुआ। हम्म। सेकंड आ जाते हैं डायजाइगोटिक ट्विन्स या फ्रेटर्नल ट्विन्स। 2 अलग-अलग एग्स 2 अलग-अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए। तो तो वो एक सिबलिंग्स की तरह होते हैं जैसे हाँ। नॉर्मल भाई बहन होते हैं। हम्म। वो जेनेटिक मटेरियल शेयर नहीं करते और वो सेम सेक्स के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके। एंड प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा फूड खाना चाहिए जिससे कि उनकी हेल्थ बेटर रहे और जो होने वाला बेबी है वो हेल्दी हो? देखिए प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है फीमेल को फॉलिक एसिड प्रॉपर लेना चाहिए। ठीक है, पहली तिमाही में फॉलिक एसिड देते हैं हम जो सप्लीमेंट्स हैं। फूड हम्म। में अगर देखें तो प्रॉपर हाइड्रेशन पानी प्रॉपर लेना चाहिए, कोकोनट वाटर लेना चाहिए। ठीक है, मिल्क प्रोटीन पनीर हो गया, दूध है, छाछ है, लस्सी है। ठीक है, ये लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लो, सैलड्स लो। ठीक है, स्पाइसी और ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए खास करके पहली तिमाही में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हम्म। क्योंकि उस टाइम पे नौजिया वॉमिटिंग फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये हम्म। बहुत ज़्यादा होता है नौजिया वॉमिटिंग। तो ऑयली स्पाइसी फास्ट फूड ये सब अवॉइड करके छोटे छोटे मील्स लें 2-2 घंटे में ओके। और खुद को अच्छा हाइड्रेट रखें। और एक जो जो अपनी थाली होती है ना, इंडियन थाली होती हम्म। है जिसमें दाल भी है, सब्जी भी है, सैलेड भी है, दही भी है, हम्म। चपाती भी है। तो एक प्रॉपर इंडियन थाली इज़ द बेस्ट फूड फॉर प्रेग्नेंट फीमेल। और जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उसका एक रेनबो प्लेटर होना चाहिए, डिफरेंट कलर ऑफ फ्रूट्स और डिफरेंट कलर ऑफ सैलड्स। तो हम्म। वो लेना चाहिए। तो उससे क्या है, एक तो आपको एसिडिटी गैस्ट्राइटिस कम होगा। ठीक हम्म। है, और आपको खुद को वेलबींग और एनर्जी महसूस होगी। और जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं जैसे राजमा है, दालें हैं, काले चने हैं, काबुली चने हैं। ठीक है, या जो लोग नॉन वेज लेते हैं एग्स है, फिश है। ठीक है, जो लोग नॉन वेज नहीं लेते उनके लिए पनीर है, टोफू हम्म। है, सोयाबीन है, मिल्क है। तो ये प्रोटीन जो है बिल्डिंग उसको ग्रोथ को हेल्प करता है बहुत। तो प्रोटीन के लिए ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। कोई भी चीज़ ओवर एक्सेस में नहीं लेनी चाहिए। यहाँ मैं एक आपको मिथ ये भी बता दूँ, इट इज़ सेड कि प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में हेल्दी खाना खाना चाहिए। ठीक है, एक्सेस में मत खाओ, छोटे-छोटे स्मॉल मील्स लो, बट ऑलवेज़ सी व्हाट यू आर ईटिंग। आप ऑयली खाएँगे, स्पाइसी खाएँगे, हम्म। बासा खाना खाएँगे तो आप परेशान होंगे। ओके। और अभी जैसे आपने बोला था कि वॉमिटिंग स्टार्टिंग में होने लगती है, तो ये आप जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको वॉमिटिंग होगी तब पता चलता है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? नहीं, ज़रूरी ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ फीमेल्स को वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, हम्म। कुछ को कम होती है। ओके। और ये तो हो गया प्रेगनेंसी से पहले का। अब प्रेगनेंसी के बाद में कौन सी डाइट फॉलो करते हैं वो? आई थिंक 3 मंथ्स तक आप बताते हो कि 3 मंथ्स तक आपको ये प्रॉपर ये डाइट फॉलो करनी है, हल्का खाना खाना है। देखिए प्रेगनेंसी के बाद फीमेल का लैक्टेशन पीरियड शुरू होता है। हम्म। 2 टारगेट्स होते हैं डाइट के। एक तो जो 9 महीने उसने बच्चे को अपने पेट में रखा है, हम्म। तो पूरा न्यूट्रिशन फीमेल की बॉडी से ड्रेन हुआ है। तो वो जो एक सवा महीना 45 डेज़ कहा जाता है। ठीक है, अगेन आई से कि इट इज़ हैविंग अ साइंटिफिक लॉजिक। ठीक है, उस टाइम पे फीमेल को प्रॉपर रेस्ट चाहिए क्योंकि अराउंड 6 वीक्स के आसपास का वो होता है जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में पोस्टपार्टम पीरियड बाद में कहते हैं। रेस्ट चाहिए, पहले तो वो मतलब रेस्ट करें या वर्कआउट वगैरह जो अपना डेली रूटीन है वो सब बराबर करते रहें? कब? प्रेगन ड्यूरिंग डिलीवरी प्रेगनेंसी। से पहले। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाँ। देखिए रेस्ट फीमेल को
दिन में रेस्ट करना चाहिए 1 से 2 घंटे। और कुछ एक केसेस होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग होती है, प्री टर्म लेबर का खतरा है, कुछ एक केसेस होते हैं जिसमें हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। अदरवाइज फीमेल एक हेल्दी प्रेगनेंसी में, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, फीमेल को अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करनी चाहिए। बस हैवी वर्क या प्रोलॉन्ग्ड एक पोजीशन में खड़े होना या बैठना अवॉइड करना चाहिए। एंड प्रेगनेंसी के बाद कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक फीमेल को? देखिए, प्रेगनेंसी के बाद, अगर प्रेगनेंसी मीन्स फ्यू डेज़ आफ्टर डिलीवरी टू 6 वीक्स टू हुँ, हुँ। 1 और 2 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी, ठीक है? इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है, एक पोस्टपार्टम हेमोरेज होने का खतरा है, जिसको हम पोस्टपार्टम ब्लीडिंग भी कहते हैं, ठीक है? ये क्यों होता है? इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई अंदर प्लेसेंटा का रिटेन्ड बिट रह गया हो या टुकड़ा हो, उसकी वजह से हो सकता है। प्लेसेंटल पॉलिप्स बन जाते हैं कई बार, उनकी ये वजह क्या से होता हो है जाता है। प्लेसेंटा? प्लेसेंटा है ओनाल, जो मदर जिससे मदर और बच्चा कनेक्टेड कनेक्ट है। होता है, हाँ। हाँ, तो अगर उसका कोई टिश्यू रिटेन्ड रह जाता हुँ, है, कई बार हो जाता है, तो उसकी वजह से बाद में वो ब्लीड कर सकता है। ओके। या यूट्रस पूरी तरह से, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो स्क्वीज़ नहीं हुआ, तो वो हुँ, एटॉनिक यूट्रस है, तो वो एक कारण होता है पीपीएच का या पोस्टपार्टम हेमोरेज का, ठीक है? फिर हुँ, इन्फेक्शंस की वजह से पोस्टपार्टम हेमोरेज हो सकते हैं, या कोई टियर है या कोई लैसरेशन है, उस वजह से पोस्टपार्टम हेमोरेज हो सकते हैं। देन सेकंड कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है, जो एपिजियोटोमी, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो जो एपिजियोटोमी वुंड है, जो स्टिच है, उसमें इन्फेक्शन हो सकती है। सिजेरियन सेक्शन है, उसके वुंड में गेपिंग हो सकती है अगर सिजेरियन हुआ है तो। या फिर यूट्रस में अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर ब्रेस्ट फीमेल फीडिंग करा रही है, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो गई, तो मैस्टाइटिस हो सकता है, जो कि ब्रेस्ट की हुँ, इन्फेक्शन है। नेक्स्ट, अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एक बहुत ही इग्नोर्ड कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस, ठीक है? जिसमें कई बार जिसको हम टर्म पोस्टपार्टम साइकोसिस या पोस्टपार्टम ब्लूज़ भी कहते हैं। इसमें क्या है, कई बार फीमेल सडन डिप्रेशन में चली जाती है, या उसके मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है? और कई बार वो साइकोसिस में चली जाती है। तो ये कई बार डेंजरस रूप ले लेता है, तो इसको भी बहुत ऑब्ज़र्व करके अपने को ट्रीट करना चाहिए, और ठीक टाइम है? टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करते यस, रहना चाहिए, है ना? यस, है ना? ओके, और ये प्रीमेच्योर डिलीवरी क्यों हो जाती है? इसके कॉजेज़ क्या हैं और क्या प्रीमेच्योर डिलीवरी होने से जो बेबी होता है, वो अनहेल्दी होता है? देखिए, प्रीमेच्योर डिलीवरी मीन्स 37 वीक्स से पहले डिलीवरी। हुँ, 37 वीक्स हम टर्म प्रेगनेंसी मानते हैं, उसके बाद हम मानते हैं कि बच्चे की बाहर निकल के सांस लेने की क्षमता डेवलप हो जाती है। हुँ, तो प्रीमेच्योर डिलीवरी के बहुत सारे कारण होते हैं। मेटरनल इन्फेक्शंस हैं, अगर कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है, ठीक है? या फिर अंदर यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है, या फिर सर्विक्स जो है, बच्चेदानी का मुंह है, वो शॉर्ट है, उसकी इनकॉम्पिटेंस है, तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। या ट्विन्स है, हुँ, हुँ। ट्विन्स में बहुत कॉमन है प्रीमेच्योर डिलीवरी होना, ठीक है? या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो इनमें भी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। या प्रेगनेंसी में ब्लीड हो गया, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया या अब्रप्शो प्लेसेंटा कहते हैं, तो उसमें भी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। अब प्रीमेच्योर जो इन्फेंट है, एक मेच्योर इन्फेंट है 37 वीक्स का, ठीक है? प्रीमेच्योर इन्फेंट्स जो हैं, जितना अर्ली होगा, जितनी प्रीमेच्योरिटी ज़्यादा होगी, उतना कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है? प्रीमेच्योर जो इन्फेंट्स हैं, उनको अच्छी नर्सरी केयर चाहिए होती है, काफ़ी बार ज़रूरत पड़ती है अगर वो अर्ली है तो। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, अर्ली प्रीटर्म और लेट प्रीटर्म, ठीक है? तो जितना अर्ली होगा, उतना नर्सरी केयर की ज़रूरत ज़्यादा और लंबी होती है, हुँ, क्योंकि उनमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा होता है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज हो गया, है ना? पैरावेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया हो गया, ठीक है? उसमें सेरिब्रल पाल्सी होने का खतरा होता है आगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सांस की तकलीफ होने का खतरा होता है, एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी होता है, हियरिंग या आई प्रॉब्लम्स जैसे रेटिनोपैथी ऑफ हुँ, हुँ। प्रीमेच्योरिटी हो गया। फिर ड्रग्स की वजह से कई बार ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, जिसकी वजह से कान को भी हेयरिंग लॉस भी होता है। अगर हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन की बात करें तो नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस जो है, वो होने का खतरा होता है। फिर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कई बार डिले होते हुँ, हैं, हुँ। ठीक है? लर्निंग कैपेबिलिटीज़ कम होती हैं उन बच्चों की। तो एक तरह से चांसेस है कि वो बेबी अनहेल्दी हो सकता है। देखिए,
अनहेल्दी मतलब उसको प्रॉब्लम्स हो हो सकती सकती है। हो सकती हैं। और दूसरा, आजकल अपने नर्सरी केयर्स जो है बहुत वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छी है। और जो आउटकम्स हैं प्री मेच्योर डिलीवरी के भी काफ़ी बेटर है, पहले से हम्म। काफ़ी बेहतर है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जो जब डिलीवरी होती है एक बेबी की तो बहुत पेन फील होता है एक फीमेल को, है ना? और ये दो तरह से होती है, आई थिंक सी सेक्शन और जो नॉर्मल डिलीवरी है। तो सबसे ज्यादा पेन कौन सी डिलीवरी में होता है? डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी जो है पेनफुल होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी का पेन ऐसे ही नहीं कहा जाता कि माँ का दूसरा जन्म होता है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी का पेन बहुत सीवियर होता है। और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टीएलसी, हम उसको टीएलसी कहते हैं, टेंडर लव एंड केयर। तो उस तरह से फीमेल को हैंडल किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ द एक्सट्रीम पेन। आप सोचिए, एक छोटा सा वेजाइना है, यूट्रस छोटा सा है, वो इतना बड़ा हो जाता है, हम्म। बच्चा इतना बड़ा हो जाता है। और वो इतना बड़ा बच्चा एक छोटे सा वेजाइना कितना एक्सपैंड करता होगा जब उसमें से एक बेबी डिलीवर होता है। तो डेट इज़ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन, that is the pain that is associated with happiness, that is associated with the blessing. एंड मैम, सी सेक्शन डिलीवरी से कितने बेबीज कर सकते हैं? देखिए, सी सेक्शन डिलीवरी से हम तो यही एडवाइस करते हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए, हम्म। ठीक है? बट दैट डिपेंड्स ऑन द कपल्स विश, वी कांट फोर्स देम, ठीक है? तो 3 से ऊपर तो अवॉइड करना अवॉइड चाहिए, करना चाहिए। बट अगेन दैट इज़ वन्स विश। और नॉर्मल डिलीवरी में? नॉर्मल डिलीवरी में करने को तो कितने भी कर लो, बट आइडियली हाँ, हाँ, आइडियली मतलब एक फैमिली साइज़ लिमिटेड होना चाहिए। ओके। एंड मैम, अभी तक हमने बात की प्रेगनेंसी की कि हेल्दी बेबी कैसे हो, हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे हो, उसके तरीकों की बात की। अब हम जानना चाहते हैं कि हाउ टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए अगेन प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है। हम्म। ठीक है, आप प्रोटेक्शन यूज़ करिए। हर कपल को ये पता होना चाहिए कि हमें बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो आप जो है, बहुत सारे मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन पे, जिसमें सबसे इजी है बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, जो हम्म। कॉन्डम्स होते हम्म। हैं। देन वी आर हैविंग पिल्स। ठीक है, फिर हमारे पास जो मैरिड फीमेल्स होती हैं उनके लिए इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं, आईयूसीडीज, जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं। ओके। तो दैट मीन्स प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। ओके। और अगर फिर भी हम्म। प्रेग्नेंट हो गए, देन? फिर भी प्रेग्नेंट हो गए तो आप एक रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। ठीक है, इधर उधर से मेडिसिन्स लेके नहीं खाइए, क्योंकि ये अबॉर्शन एक लीगल प्रोसेस है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ये अबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, और एवरी फीमेल अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज़ द राइट कि वेदर वो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती है या नहीं कर सकती। इसमें ठीक, किसी और का ओपिनियन थोड़ी नो, चाहिए? नो, नीदर पेरेंट्स नॉर पार्टनर अच्छा, उनका खुद का ही चाहिए सिर्फ? above the age of 18 years। अबॉर्शन के बारे में ऐसा भी है कि ये आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है? देखिए, प्रेजेंट अबॉर्शन नेक्स्ट प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं करता है। हाँ, अगर सर्जिकल अबॉर्शन होता है, डीएनसी होती है, डीएनसी मतलब डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज होती है, ठीक है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में सफाई कह देते हाँ, हैं। हाँ। तो कई बार क्या होता है, क्यूरेटेज की वजह से अंदर एडहेजन्स बन जाते हैं या इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर प्रेगनेंसीज इफ़ेक्ट हो सकती हैं। हो सकती है, चांसेस है, कितने परसेंट चांस हो? वी कांट से द अच्छा, परसेंट। नॉट इन परसेंटेज, ओके। और पिल्स वगैरह लेने से, जैसे अगर बिना डॉक्टर को कंसल्ट लिए पिल्स लेते हैं तो फिर वो देखिए, प्रॉब्लम्स करती हैं? कभी भी बिना डॉक्टर को कंसल्ट करने करके एमटीपी पिल्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने का खतरा होता है। ठीक है, हम्म। हम्म। हैवी ब्लीडिंग कभी हो सकती है, तो आप इमरजेंसी में किसके पास जाएंगे। ओके। और सेक्सुअल हाइजीन कितना ज़रूरी है? देखिए, एक अच्छी खुद की हेल्थ के लिए हम्म। और अच्छी सेक्स लाइफ के लिए सेक्सुअल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को प्रॉपर जो है सेक्सुअल हाइजीन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कभी भी विजाइना की ओवर डाउचिंग ना करें, ओवर क्लेंजिंग ना करें, माइल्ड क्लेंजर से सिर्फ बाहर के जेनिटलिया साफ करें। और जब भी वाइप करें, दे जेनिटलिया शुड ऑलवेज बी वाइप्ड फ्रॉम फ्रंट टू बैक, नॉट फ्रॉम
बैक टू फ्रंट। लाइट कलर्ड अंडरगारमेंट्स पहने, गारमेंट्स अंडरगारमेंट्स जो है प्रॉपर वे में क्लीन होने चाहिए, ठीक है। डेली पैंटीज और अंडरगारमेंट्स चेंज होने चाहिए। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप दिन में 4 से 5 बार जो है पैड्स चेंज करें, ठीक है। और कभी भी कोई भी परफ्यूम्स या स्प्रेज वेजाइना के पास यूज़ मत करें। सेम इज़ विद मेल्स, ठीक है। मेल्स को भी हमेशा अपने जेनिटलियाज को क्लीन रखना चाहिए। ऑलवेज मेक श्योर दैट द हेयर्स आर ट्रिम, ठीक है। और अगर कोई भी इन्फेक्शन या सोरनेस है या कोई भी अल्सर है तो गेट देम ट्रीटेड प्रॉपरली। तो ये कुछ एक तरह से टिप्स मान सकते हैं आपकी तरफ से कि यस, ये चीज़ आप फॉलो करिए, यस, तो आप मतलब हाइजीन का मतलब ध्यान रख यस। सकते एंड हैं ऐसे। ऑलवेज मेक श्योर दैट avoid having multiple partners. That is the main cause of sexually transmitted ओके, इस infection. पे हम लास्ट में बात करेंगे, इस पे थोड़ा डिटेल में बात करनी है। और अब आप हमें ये बताइए कि वजाइनल फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है? विजाइनल फंगल इन्फेक्शन विजाइना के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं। जब उसका पीएच खराब हो जाता है या डिसरप्ट हो जाता है हम्म। तो वहाँ इन्फेक्शंस होती है, ठीक है। जिसमें कि फंगल इन्फेक्शन हो सकती है और मोस्ट कॉमन कैंडिडियासिस है या बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो हम्म। सकता है या ट्राइकोमोनियासिस हो सकता है। तो ये बेसिकली वहाँ का पीएच, वहाँ का जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, जो नॉर्मल फ्लोरा है, वो जब खराब हो जाता है तो फंगल इन्फेक्शंस होते तो हैं। इसको अवॉइड कैसे करें, इससे मतलब सेफ्टी का ध्यान कैसे रखें इसमें? सेफ्टी का ध्यान ऐसे रखना है कि कभी भी आप जो है नई जगह पे पी मत कीजिए। जब भी आप यूरिन जाते हैं, हम्म। नई जगह पे जाते हैं, टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो ऑलवेज मेक श्योर पहले तो अवॉइड करें। नहीं कर सकते तो यूज़ द स्प्रेज और यूज़ दैट टिश्यू रोल्स आप यूज़ करें तब जाए। दूसरा, बार बार वेजाइना की डाउचिंग नहीं करें। डाउचिंग मतलब वेजाइना के अंदर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वेजाइना में कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि वेजाइना की पीएच को बैलेंस करते हैं, वेजाइना को क्लींस करते हैं। हम्म। अगर आप वेजाइना के अंदर कोई भी सोप, कोई भी सॉल्यूशन या बार बार पानी लगाएंगे तो वो नॉर्मल बैक्टीरिया, उनका सिम्बायोसिस खराब हो जाता है। तो उस वजह से वो जो लेयर है, डिफेंस लेयर है, वो खराब हो जाती है, तो वेजाइना प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाता है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड, जो भी वॉशेज आपने यूज़ करने हैं बाहर बाहर यूज़ करिए, अंदर नो सोप, नो वॉश, नथिंग। ओके, जैसे आपने अब बैक्टीरिया की बात की है, तो बैक्टीरिया के बारे में एक ऐसा है कि जो दही में बैक्टीरिया होते हैं वही वजाइना में होते हैं, सच है ये बात? देखिए, वो स्पीशीज सेम है, लैक्टोबैसिला है, हाँ। लेकिन सब स्पीशीज डिफरेंट होती हैं। एंड मैम आजकल वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम ये बहुत बढ़ती जा रही है, तो ये एक्चुअल में क्या है और क्यों होता है, और ऐसी सिचुएशन में क्या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, वाइट डिस्चार्ज को पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा। हम्म। वाइट डिस्चार्ज मतलब जिसको हम ल्यूकोरिया कहते हैं। देखिए, फीमेल की बॉडी में नॉर्मली भी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। फीमेल की बॉडी में वेट पीरियड्स होते हैं और एक साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में वेट पीरियड होते हैं और ड्राई पीरियड्स होते हैं। तो मिड साइकिल में वैसे ही जब ओवुलेशन का टाइम होता है तो एक थिक डिस्चार्ज होता है जो स्टिकी होता है, जो पैंटी पे भी चिपकता है और थाइस पे भी चिपकता है। तो दैट इज़ अ नॉर्मल डिस्चार्ज। फिर पीरियड से पहले एक लिक्विड डिस्चार्ज होता है, तो दैट इज़ अ नॉर्मल डिस्चार्ज। तो इस नॉर्मल डिस्चार्ज को अब नॉर्मल डिस्चार्ज से हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। कोई भी डिस्चार्ज जिसका कलर अब नॉर्मल है, ब्राउन है, ग्रीन है या दही की तरह फटा-फटा है, हम्म। या उसमें स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है? या उसके साथ बहुत ज़्यादा इचिंग है, तो वो डिस्चार्ज अब नॉर्मल है। उसके लिए आपको प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सेक्स हेल्थ के बारे में और इंटीमेसी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप हमें उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए जो मोस्टली हो रही हैं सेक्स हेल्थ को लेके और इंटीमेसी को लेके, फिर हम उनके कॉजेज के बारे में जानेंगे। सेक्स हेल्थ को अगर हम चलें सेक्सुअल हेल्थ के हम्म। बारे में, तो फीमेल्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मेल्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। फीमेल्स के साथ होता है कि कई बार उनको डिस्पेरियोनिया होता है, फर्स्ट टाइम सेक्स करने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, हम्म। या कभी भी वो पार्टनर के पास जाती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है जिसको हम डिस्पेरियोनिया कहते हैं। या उनको बहुत ज़्यादा हेजिटेंसी और शाइनेस होती है, या उनको लिबिडो नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, सेक्स ड्राइव नहीं है उनका। हम्म। ये मेनली फीमेल्स के साथ होता है। मेल्स के
साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया, जो कि टाइम से पहले ही इजैकुलेट हो जाना, या फिर जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन कि इरेक्शन सस्टेन नहीं करना, ये हो जाता है, या कोई लोकल जो है डिस्चार्जेस हो जाना, अल्सर हो जाना, या उनमें भी इंटरेस्ट कम होना, लॉस ऑफ लिबिडो, तो ये मेल्स के साथ हैं प्रॉब्लम्स। ये मेनली प्रॉब्लम्स हैं ना। और फीमेल्स के साथ सबसे बड़ी ये होती है प्रॉब्लम कि फीमेल्स ईजली ऑर्गेज़म फीमेल को नहीं रीच होता। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेल पार्टनर को ऑर्गेज़म हो जाता है बट फीमेल इज़ लेफ्ट देयर। तो जो सेक्स है, अगर हम सेक्स हेल्थ की बात करें तो इट इज़ मोर ऑफ अ मेंटल हेल्थ। इसके लिए दो पार्टनर्स का मेंटली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेंटल हेल्थ दोनों की कनेक्ट नहीं होंगी तब तक सेक्स लाइफ हेल्दी नहीं हो सकती। और आजकल आई थिंक जैसे आपने बोला ऑर्गेज्म के लिए लोग जैसे इंटीमेट स्प्रे, लाइक बोलते हैं ना टाइमिंग बढ़ाने के लिए पिल्स वगैरह और इंटीमेट स्प्रे आ गए, उनका यूज करते हैं, तो वो करना सही है? देखिए, नेचुरल प्रोसेस इज नेचुरल, दे आर हैविंग देयर ओन साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स तो उनके हैं, तो उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर से कंसल्ट करना डॉक्टर चाहिए? से कंसल्ट करके, अगर आपको कोई भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए हम्म। और उनकी गाइडेंस में ही कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए। ओके। और आज के टाइम पर एक वर्ड है वर्जिनिटी, जो कि सबसे ज्यादा मतलब सबके सामने तो नहीं, ओपनली नहीं, बट कहीं ना कहीं ये चीज है कि, तो आप वर्जिनिटी के बारे में बताइए, क्या है, क्या ये जरूरी है? वर्जिनिटी क्यों, ये वर्ड आता ही हाँ, क्यों है? क्यों? वाई? वाई? किसकी वर्जिनिटी? बट मेल और फीमेल? ऑलवेज फीमेल। ऑलवेज फीमेल, वाई? मेल की नहीं, कभी नहीं वाई? होता। आई डोंट नो। हाँ, फाइंड द आंसर। ऐसा मतलब कि आज तक किसी के मुंह से ऐसे ना तो सुना, ना कभी डॉक्टर से, ना फिर कभी ऐसे हुआ कि जैसे आजकल वर्जिनिटी गेन करने का आया या वर्जिनिटी टेस्ट है, तो वो भी फीमेल का ही होता है, मेल के बारे में ऐसा कुछ है भी नहीं। वर्जिनिटी टेस्ट कुछ नहीं होता। होता है मतलब, हम्म। होता है शायद। वो ओल्ड टाइम में था, पीपल यूज टू स्प्रेड द वाइट शीट, है ना, और वहाँ पे हाइमन रप्चर होता है, अच्छा, तो दैट वाज, वो हाँ, प्रोसेस है कि हाँ, दैट वाज हाइमन रप्चर है या नहीं। हम्म अब आप देखिए, बच्चे साइकिल चलाते हैं, बच्चे गेम्स खेलते हैं, तो हम्म हाइमन एक बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है। हम्म रनिंग से, स्पोर्ट्स खेलने से हम्म। और साइकिलिंग से कई बार ये रप्चर हो जाता है। अच्छा, तो वो उसी चीज, उसी को शायद वर्जिनिटी बोलते हैं सब आज के टाइम पे। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक वर्जिनिटी। ओके। मैम, वर्जिनिटी गेन करने के लिए एक वो कौन सी वो कराते हैं सर्जरी? देखिए, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है फीमेल सेक्स हेल्थ के लिए, जो फीमेल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक इमर्जिंग ब्रांच है, जिसमें कि हम वेजाइनल टाइटनिंग जो हम्म लेज़र से करते हैं और जी स्पॉट एनहांसिंग ये करते हैं। ठीक है, जी स्पॉट एनहांसिंग जो कि ऑर्गेज़म में हेल्प करता है, हम्म और वेजाइनल टाइटनिंग होती है क्योंकि आफ्टर चाइल्ड बर्थ और आफ्टर सर्टन एज वेजाइना लैक्स हो जाता है। हम्म। तो टू enjoy the sexual life with her partner, females are opting for vaginal tightening or vaginal rejuvenation and G-spot enhancing। तो ये कौन सी एज तक करा सकते हैं? ये आप कभी भी करा सकते हैं। तो एक तरह से ये, अच्छा, तो इसके भी साइड इफेक्ट तो होंगे मैम, ऐसा कर रहे हो तो आप? देखिए, बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो लोकल होते हैं। और जैसा कि अभी आपने बोला था कि आपके फंगल इन्फेक्शन में, कि आपके फंगल इन्फेक्शन इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आपके शायद मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो और इससे और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है? देखिए, अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे क्लमाइडिया, गोनोरिया, ये होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हम्म ठीक है, और सिफिलिस, ये होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इससे आगे चल के फीमेल्स को अगर वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कर देते हैं, मतलब ऊपर तक बच्चेदानी तक वो इन्फेक्शन चला जाता है, हम्म तो आगे इनफर्टिलिटी होने के भी दिक्कत रहती है। साथ में जो है वायरल इन्फेक्शंस, ह्यूमन जो जेनिटल वॉट्स वगैरह हैं, हम्म। वो भी होने के चांसेस बहुत रहते हैं मल्टीपल पार्टनर से। और आजकल एचपीवी वैक्सीन दी जा रही है, तो कहीं एचपीवी वैक्सीन देने का रीजन ये तो नहीं कि मल्टीपल पार्टनर्स होने की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसी नहीं, वजह से? नहीं, एचपीवी वायरस क्या है? एचपीवी कोई भी सेक्सुअली एक्सपोज्ड फीमेल या मेल जो है हम्म एचपीवी वायरस से इन्फेक्ट
अफेक्टेड हो सकता है। हम्म। एचपीवी वायरस की कुछ एक स्ट्रेन्स हैं जो कि प्री कैंसरस होती है, जो कि कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या पिनाइल कैंसर या ओरल कैंसर या वॉट्स में कल्प्रिट हैं। तो ये वैक्सीन उनके अगेंस्ट है। तो बेस्ट टाइम इसका होता है 9 to 15 ईयर्स, सेक्सुअली एक्सपोज होने से पहले। ठीक है, बोथ, वैक्सीन का। यस, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बेस्ट टाइम इज 9 to 15 ईयर्स। उस टाइम में 2 वैक्सीन दी जाती हैं। हम्म। ठीक है, और अगर वो वाली वैक्सीन मिस हो गई है, 15 ईयर्स तक आप नहीं दे पाए, तो फीमेल्स में मैक्सिमम 45 ईयर्स तक दे सकते हैं। कुछ एक वैक्सीन अवेलेबल हैं जो 45 ईयर्स तक दे सकते हैं, और मेल्स में जो अवेलेबल हैं बॉयज़ में, वो 26 ईयर्स तक दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल पार्टनर्स जिनके हैं उनको ही एचपीवी वैक्सीन चाहिए। एचपीवी वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है, इंडिया में सर्वाइकल कैंसर जो है कैंसर लोड में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फीमेल मोर्टेलिटी सर्वाइकल कैंसर से काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, और क्योंकि एचपीवी वायरस एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है सर्वाइकल कैंसर के लिए, इसलिए गवर्नमेंट और सारी एनजीओज जो हैं इस वैक्सीन को प्रमोट कर रही है। तो ये वैक्सीन शायद अभी आई है। ये वैक्सीन काफ़ी टाइम से थी, काफ़ी टाइम से अवेलेबल थी, लेकिन अब प्रमोट ज़्यादा हो। ओके मैम, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि लोगों के रहते हैं बेसिकली, है ना, तो अब उनको रैपिड फायर के थ्रू हम आपसे पूछते हैं, आप बताना। पीरियड्स में सेक्स नहीं करना चाहिए। पीरियड्स में सेक्स इसलिए नहीं करना चाहिए, एक तो हाइजीन का इशू होता है, दूसरा जो है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन से एंडोमेट्रियोसिस का खतरा भी बढ़ता है, तो ओके। इट इज़ बेटर टू अवॉइड। और पीरियड्स में पेन किलर नहीं लेना चाहिए। पीरियड्स में आप पेन किलर ले सकते हैं। ऐसे बोला जाता है कि आप पेन किलर मत लो, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, आपको और प्रॉब्लम अगर होगी। आपको सीवियर डिस्मेनोरिया है तो विद डॉक्टर गाइडेंस आप पेन किलर ले ले सकते सकते हैं। हैं। और पीरियड्स में क्या यूज़ करना सही ऑप्शन है? पैड, मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन्स। आप पैड या टैम्पॉन्स यूज़ कर सकते हैं। आप पैड या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हैं, नेवर यूज़ टैम्पॉन्स। टैम्पॉन्स क्यों नहीं? टैम्पॉन्स नहीं, क्योंकि टैम्पॉन्स अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और टैम्पॉन्स से ब्लॉकेज ज़्यादा होता है और लोकल म्यूकोजा इरोड होता है। ओके। क्या पीरियड्स डिले करने के लिए या फिर जल्दी लाने के लिए पिल्स लेना चाहिए? अगर आपको इमरजेंसी है, फीमेल्स को कहीं अपने इंडियन उस कस्टम्स में कोई पूजा है, कोई हम्म। कहीं जाना है, तो समटाइम्स फीमेल जो खासकर जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहती हैं, तो उनको कई बार लेनी पड़ती है, दैट अगेन विद द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर के पास इतनी सी बात के लिए जाता होगा। नहीं, वो फिर खुद के कंसल्ट नहीं, मतलब दे डू कम, जा सकते, आते हैं लोग। आते हैं। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि गए मेडिकल पे लिया और काम हो गया। हाँ, हमेशा कोई भी मेडिसिन विद डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लेनी इनके साइड चाहिए। इफेक्ट होते होंगे। देखिए, अगर आप अंडर गाइडेंस नहीं लेते तो हम्म। आपको पता नहीं है कैसे लेना है, तो उस वजह से कई बार इरेगुलर ब्लीडिंग, बीच में स्पॉटिंग होना, हम्म। डिलेड पीरियड्स होना, ये दिक्कतें हो सकती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पीरियड्स में हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। और पीरियड्स में क्या खाना चाहिए? जिस पीरियड्स में स्पाइसी ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी फूड अगेन फ्रूट्स लेने चाहिए। हम्म। ठीक है, खाना अच्छे से खाइए और हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए। ओके। क्या पीसीओडी किसी भी फीमेल में हो सकता है और इसका कोई इलाज नहीं है? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम किसी भी फीमेल में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट और गाइडेंस लें तो इट कैन बी ट्रीटेड। ओके। क्या पीसीओडी में माँ बनना नामुमकिन है? ऐसा नहीं है। पॉलीसिस्टिक एक इनफर्टिलिटी का बहुत ही ट्रीटेबल कॉज है। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में क्योंकि अंडा बनने की दिक्कत आती है, दिन ऊपर हो जाते हैं क्योंकि एग नहीं बनता, ओवुलेशन नहीं बनता, हम्म। साइकिल्स एनोवुलेटरी होते हैं। तो ऐसे में हम ओवुलेशन इंड्यूस करके, ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स देके, अंडा बनने की दवाइयाँ देके, स्टिमुलेट करके एग बनाते हैं, और पेशेंट्स आराम से कंसीव हो जाते हैं। और क्या पीसीओडी की ये जो प्रॉब्लम है ये किसी भी फीमेल में हो सकती है? किसी भी फीमेल में हो सकती है, लेकिन इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है। ओके। लड़का होगा तो पेट नुकीला होगा, लड़की होगी तो पेट गोल होगा, ये कितना सच और कितना झूठ है? ये 100% झूठ है। झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या आईवीएफ से बच्चा कमजोर होता है? ऐसा नहीं है।
ठीक है? ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से बच्चा कमज़ोर होता है, लेकिन हाँ, क्योंकि आईवीएफ ऑप्ट करते हैं पेशेंट सबसे आखिर में, ठीक हम्म। है? तो ये हर प्रेगनेंसी प्रेशियस होती है, लेकिन आईवीएफ को हम बहुत ही प्रेशियस प्रेगनेंसी मानते हैं जब आईवीएफ प्रेगनेंसी लगती है, ठीक है? तो इसलिए इसमें ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि उससे बच्चा कमज़ोर। और मास्टरबेशन करने वालों को बेबी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं। क्या लड़कों को भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? लड़कों को गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, ख़ास करके अपनी वाइफ़ के साथ जाना चाहिए। जब वाइफ़ को कोई दिक्कत हो, हम्म। तो उसको हमेशा अकम्पनी करना चाहिए। और जब कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड जैसे इनफर्टिलिटी है, हम्म। कंसीव नहीं हो रहे, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो उसमें दोनों का वर्कअप होता है, हस्बैंड और वाइफ़ का दोनों का वर्कअप होता है। फिर अगर वाइफ़ को इन्फेक्शन है, कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो उस केस में हस्बैंड को भी एग्ज़ामिन करके ट्रीट किया जाता है। वाइफ़ को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कपल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें दोनों का ही वर्कअप होता है, दोनों को ट्रीट किया जाता है। और जब फीमेल प्रेग्नेंट है, तो हम तब ये मानते हैं कि कपल इज़ प्रेग्नेंट, नॉट ओनली द फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, तो तब हस्बैंड को वाइफ़ को अकम्पनी करना चाहिए। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से सेक्स लाइफ इफेक्ट होती है। डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट होती है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से, एक तो स्मोकिंग में अगर आप ड्रिंक करते हो तो आप कभी भी डिसीजन पार्ट सही नहीं होती है आपकी, ठीक है? एंड यू एंड अप डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, यू एंड अप गोइंग विद द रॉन्ग पीपल। तो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हमेशा आपको गलत जगह पे लैंड कर देगा। हम्म। तो अल्कोहल इज़ डेफ़िनेटली हार्मफुल। अल्कोहल आपकी इम्यूनिटी को कम करेगा, स्मोकिंग आपकी इम्यूनिटी को कम करेगा, इन्फेक्शन प्रोन हो जाएँगे आप। और क्या आज के टाइम पे फीमेल्स हाइमेनोप्लास्टी करवा रही है? बिल्कुल करवा रही है। और वो दैट इज़ रीगेनिंग द वर्जिनिटी। अभी आप बोल रहे थे वर्जिनिटी जैसा क्या होता है? दैट इज़ रीगेनिंग द वर्जिनिटी, उसको ये बोलते हैं। ओके। एंड क्या सेक्स वर्जिनिटी, अगर आपने वर्जिनिटी का क्वेश्चन पूछा, तो वर्जिनिटी हम डिफाइन करते हैं इंटैक्ट हाइमन। हम्म। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पहले कि बच्चे जब खेलते हैं, जब स्पोर्ट्स खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, हम्म। तो हाइमन रप्चर बहुत केसेस में हो जाता है। ओके। एंड क्या सेक्स करने से वेट लॉस होता है? सेक्स, पैशनेट सेक्स इज कंसिडर्ड अ गुड एक्सरसाइज, हम्म। ठीक है? लेकिन सिर्फ यही वेट लॉस का ज़रिया नहीं है कि आप सब छोड़ दो और सेक्स करो और वेट लॉस हो जाएगा। ओके मैम, ये सब तो हो गए क्वेश्चन। और अब मैं जानना चाहूँगा एक क्वेश्चन सभी फीमेल के बेस पे कि एक हेल्दी वुमन की एक डेफिनेशन क्या है? कौन हेल्दी वुमन है? हेल्दी वुमेन वो है जो मेंटली, फिजिकली दोनों तरह से हेल्दी है। हेल्दी वुमेन वो है, अगर आप वर्किंग वुमेन का हम्म। वो रखें, तो एक हेल्दी वुमेन वो है जो एक मदर है, जो आपके बच्चों को अच्छे से परवरिश दे रही है, ठीक है? जो घर को भी अच्छे से मैनेज कर रही है, और जिसके दिमाग में कोई chaos नहीं है। शी इज़ एट पीस विद हरसेल्फ। वो खुद को भी ये सब करते हुए वो खुद को भी थोड़ा टाइम दे रही है, और वो एट पीस है खुद के साथ। उस वो मेंटली परेशान नहीं। दैट हम्म। इज़ मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्दी वुमेन वो है जिसको कोई डिजीजेस नहीं, ठीक है? जिसको कोई पेन्स नहीं है, कोई डिजीजेस नहीं है, शी इज़ डूइंग हर नॉर्मल रूटीन वर्क इन अ गुड वे। ओके, अब आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? मैं मैसेज में ये बोलूँगी कि कभी भी आप कोई भी दिक्कत हो, तो बजाय गूगल करने के, बजाय आप यूट्यूब से इलाज लेने के, ऑलवेज़ विज़िट योर कंसल्टेंट, ऑलवेज़ विज़िट योर गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल्स के लिए, कि ऑलवेज़ विज़िट योर डॉक्टर। क्योंकि जो एक डॉक्टर राय दे सकता है, हम्म। जो डॉक्टर्स ने इतने सालों की मेहनत की है, पढ़ाई की है, जो नॉलेज, जो आपके मिथ्स या आपके डाउट्स एक डॉक्टर क्लियर कर सकता है, वो कोई भी गूगल या सोशल मीडिया क्लियर नहीं कर सकता है। बहुत बार आते हैं हमारे पास पेशेंट्स गूगल स्क्रॉल करते, लेकिन वो हमेशा डर जाते हैं, क्योंकि एक सिंपल सिम्टम भी उनको बड़ी बीमारी बता देता है। हम्म। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर, हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर डॉक्टर, ठीक है? आजकल जो है, हम लोग वी आर वेरी फ्रेंडली विद our patients. When in my OPT patient comes, she comes as a patient, but when she goes out, she is like my extended family. This is the sort of relationship we develop with our patients. तो आजकल वो डॉक्टर पेशेंट वाला रिलेशन नहीं है।
When a female is entering in my room, she comes, she confides, she shares with me in very familial manner, एक friendly manner में करते हैं. तो she sees a sister in me, she sees a mother in me. तो जब वो वहाँ से जाती है तो she is like an extended family to me. I can recognize them from their voice, I can recognize them from their photos. तो ये रिलेशन होना चाहिए. तो ये टू वे होता है. जब आप डॉक्टर के चैम्बर में एंटर करते तो आप भी वो ट्रस्ट शो करो, ताकि डॉक्टर भी खुल के आपसे हर तरह से कनेक्ट कर पाए. तो आज तक कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसके साथ कुछ अलग ही स्टोरी रही हो आपकी, जिसने आपको आके कुछ अलग ही बोला हो कि ये क्या बोल रहे हो आप? अभी तक तो नहीं, भगवान की दया से. ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मोस्टली लोग, जैसे आपने बताया था अभी, गूगल करके आते हैं, फिर वो आपसे आके मिलते हैं तो बोलते हैं हमने तो ऐसा देखा था, आप ये बोल रहे हो। नहीं, ऐसा अक्सर होता है कि जब आके मेरे को क्वेश्चंस पूछते हाँ। हैं या मेरे को कुछ वो बताते हैं ऐसे-ऐसे, तो मैं उनको क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ कि आपने गूगल किया है क्या? उसको साइड में छोड़ दो. हाँ। आस्क मी, राइट डाउन द क्वेश्चन, टेक माई नंबर. आपको फ़ोन करना है, फ़ोन करके पूछिए. आपको डाउट है, आपको तकलीफ है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कॉल करिए, बट डोंट गूगल. गूगल आपको सिर्फ स्ट्रेस देगा. आपकी प्रॉब्लम, आपको रिलैक्स मैं ही करूँगी. ओके मैम, थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच, इट्स माई प्लेजर. ओके मैम, थैंक यू. थैंक यू.